लास्ट में हमने देखा कि एक ही पर्वत पर ऊंचाई के साथ साथ कैसे वेजिटेशन जो है वो बदल जाती है। ठीक है, एक ही जगह पे अलग अलग प्रकार के जो वन हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। तो वो किस वजह से है? वर्टिकल टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से है। तो टेम्परेचर में वेरिएशन दो वजह से आते हैं, एक तो ऊंचाई की वजह से और दूसरे हैं अक्षांशों में। ठीक है, तो अक्षांशों में अंतर की वजह से कि मान लीजिए ये ग्लोब है, ठीक है, और मान लेते हैं एक ही गोलार्ध को हम यहाँ पे ले रहे हैं, मान लीजिए ये 0 है, ठीक है, ये नॉर्थ वाले चल रहे हैं, ये मान लीजिए 10 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, ये 20 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, ये मान लें 30, 40, 50, 60, 70, इस तरीके से 80 और 90। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से जब हम इसकी तरफ चलते हैं, 90 की तरफ चलते हैं किसी भी गोलार्ध में, तो यानी निम्न अक्षांशों से, यानी 0 से उच्च अक्षांशों, यानी 90 की तरफ जब चलते हैं, निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की तरफ चलते हैं, तो क्या होता है? यानी अक्षांशों में अंतर की वजह से, ठीक है, अक्षांशीय स्थिति में अंतर की वजह से क्या होता है? टेम्परेचर में डिफरेंस आता है। तो लगातार जो टेम्परेचर है वो कम होता जाता है। 0 से लेकर 90 तक जो हम चलते हैं तो लगातार जो टेम्परेचर में जो है अंतर जो आता रहता है और लगातार कम होता रहता है। ठीक है, तो ट्रॉपिकल में सारा साल जो है टेम्परेचर हाई है, और टेम्परेट में एक सीजन में है, और शीत जो कटिबंध है उसमें बिल्कुल नहीं, किसी भी सीजन में जो टेम्परेचर है हाई नहीं रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे भी, यहाँ पे वेरिएशन अगर हमने, यानी इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल वेरिएशन है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेरिएशन है। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज जो वेरिएशन है, ठीक है, इसकी वजह से हमने देखा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ठीक है, टेम्परेट फॉरेस्ट, और मान लो कुछ एल्पाइन वेजिटेशन या टैगावेन जो है, या उसमें टुंड्रा जो कुछ छोटी मोटी जो वनस्पति हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया क्लासिफिकेशन जो हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, और दूसरी क्लासिफिकेशन एक तरह से होगी वर्टिकल टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो है पर्वतीय वनस्पति में जो डिफरेंस है, एक ही जगह पे नीचे आपको उष्णकटिबंध मिल जाएगा, ठीक है, फिर सब ट्रॉपिकल मिल जाएगा, पहले ट्रॉपिकल, फिर उपोष्ण कटिबंधीय है, फिर टेम्परेट यानी शीतोष्ण में भी पहले जैसे कि आर्द्र है, फिर डेसिडुअस है, फिर मतलब जो है शंकुधारी हो गए, फिर एल्पाइन हो गए, यानी एक ही जगह पे, यानी अलग जो है क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये जिसमें आप लोगों को बताना चाहती थी। और अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, आई थिंक आप लोगों को, तो यानी बहुत ऊंचाई, ज़्यादा ऊंचाई पे इस तरह के शंकु वाले पर्वतों पे जो पेड़ मिलेंगे, ज़्यादा ऊंचाई पे शंकुधारी हैं, और निचले एरिया में नॉर्मल जैसे अपने यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, ब्रांचेज वाले, शाखाओं वाले, थोड़े बड़े पत्तों वाले जो है आपको देखने को मिलेंगे। कभी जाने का मौका मिले तो नोटिस ज़रूर करना, जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं तो पेड़ों की जो है उनकी हाइट में भी डिफरेंस आता है। ठीक है, ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा बारिश, हाइट भी ज़्यादा, उनका फैलाव, कैमोफ्लेज जो होता है उनका फैलाव भी ज़्यादा, ब्रांचेज भी ज़्यादा, पत्ते भी ज़्यादा, और पत्तों की चौड़ाई भी ज़्यादा। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाता है और बारिश भी कम होती जाती है, वैसे ही पौधों की हाइट भी कम हो जाती है। ठीक है, उनकी शाखाएं भी कम हो जाती हैं, उनकी टोटल कवरेज भी कम हो जाती है, यानी कैमोफ्लेज भी कम हो जाता है, और पत्तों की संख्या भी कम हो जाती है, और पेड़ों की कुल संख्या भी कम हो जाती है। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ठीक है, तो तीसरे तरह के जो वन हैं ना, इस आधार पे जो है एक ये जो डेजर्ट वन है, ये कहीं पर भी, ये आपको ट्रॉपिकल जोन में भी जो है डेजर्ट वेजिटेशन मिल जाएगी, और टेम्परेट में भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको एक बार देखते हैं। डेजर्ट का यहाँ पे क्या मतलब है? जब भी तुम डेजर्ट के बारे में सोचते हो तो डेजर्ट का जो मरुस्थल, तो तुम्हारे दिमाग में आता है हॉट डेजर्ट, जहाँ पे गर्मी हो, बहुत ज़्यादा रेत है, गर्मी है। ठीक है, नॉर्मली तुम्हारे दिमाग में जो एक इमेज है डेजर्ट की वो यही है, लेकिन ऐसा नहीं है। मरुस्थल
जहाँ पर जल की कमी हो, जहाँ पे आर्द्रता की कमी, ठीक है। और आर्द्रता की कमी दो वजह से हो सकती है, या तो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, तो जितना भी जल मौजूद है आपकी मिट्टी में या धरातल के ऊपर भी, नदी है, तालाब है, जो भी है, ठीक है, तो मिट्टी का जल हो या धरातल का जो जल है, अगर टेम्परेचर हाई हो जाता है तो वाष्पीकरण के द्वारा वो वायुमंडल में चला जाता है, ठीक है, तो वो वाष्पीकृत हो जाता है। तो इसलिए इन जगहों पर जो है मिट्टी के अंदर जल कम रहेगा, तो वेजिटेशन कहाँ से उगती है, तो जो वेजिटेशन उगती है तो वो तो मिट्टी के जल पे ही निर्भर करती है, मिट्टी के अंदर कितना जल मौजूद है। तो इस वजह से यहाँ पर कोई जो है वनस्पति, जितना आर्द्रता है बिल्कुल नहीं है तो बिल्कुल वेजिटेशन नहीं मिलेगी, थोड़ी बहुत आर्द्रता है तो थोड़ी बहुत वेजिटेशन देखने को मिल जाएगी, यानी वो उस पर डिपेंड करेगा कि आर्द्रता कितनी मौजूद है, ठीक है। तो ये हो गए हॉट डेजर्ट, तो जहाँ पे हाई टेम्परेचर की वजह से जो है मिट्टी के अंदर या धरातल के ऊपर जो है जल है वो मौजूद नहीं रह पाता, ठीक है, जो पौधों के लिए मौजूद नहीं रह पाता। दूसरी तरफ होते कोल्ड डेजर्ट, ठीक है, ये यहाँ पे भी जो है आर्द्रता की, पौधों को मिलने वाले जल की जो है कमी रहती है। यहाँ पे क्यों रहेगी, ये यहाँ पे ठंड की वजह से, ठीक है, जिन क्षेत्रों में ठंड होती है तो ठंड की वजह से वहाँ पे जितनी भी जल मौजूद है, वायुमंडल में जितना जल मौजूद है वो क्या करेगा वहाँ पे, यानी बारिश भी होगी, लेकिन वो बारिश क्या है, बर्फ के रूप में, यानी जल तो है, जल वाष्प तो है, लेकिन वो जलवाष्प क्या है, किस रूप में आएगा, बर्फ के रूप में, ठीक है। धरातल पर ठंड ज़्यादा हो जाएगी तो आपकी नदी है, तालाब, उनमें भी जो जल है वो भी जम जाएगा, यानी वो ऊपर से भी जो आएगा वो भी बर्फ के रूप में आ रहा है, और जो नीचे है वो भी एक तरह से बर्फ के रूप में जम जाता है। तो इसलिए जो पौधे, मैंने पहले भी कहा है कि वो केवल द्रव्य या एक लिक्विड के रूप में ही जो है जीव है उसका लेने में सक्षम होते हैं, ठीक है। तो बर्फ के रूप में उस जल की कोई उपयोगिता नहीं है, ठीक है, तो जीवों के लिए बर्फ के रूप में जल की कोई उपयोगिता नहीं। तो इस वजह से जो कोल्ड डेजर्ट होते हैं, जहाँ पे बिल्कुल बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बर्फ़ गिरती है, 0 डिग्री से नीचे का टेम्परेचर रहता है, तो उन जगहों पे कोल्ड डेजर्ट होता है, यानी वहाँ पर भी क्या है, जल है, लेकिन वो बर्फ़ के रूप में है। इस वजह से क्या है, पौधों को वो जल नहीं मिल पाता। दूसरी, टेम्परेचर भी कम है, पौधों को उगने के लिए दोनों ही चीज़ें चाहिए, टेम्परेचर भी नहीं है और जल भी बर्फ के रूप में है, इसलिए यहाँ पर भी क्या वेजिटेशन देखने को नहीं मिलती, ठीक है। तो अब हम कहेंगे जैसे अंटार्कटिका है तो वो एक कोल्ड डेजर्ट है, और बहुत सारे डेजर्ट हैं, जैसे गोबी का जो है मंगोलिया और चीन में जो गोबी डेजर्ट है तो वो भी कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है, क्योंकि ठंड की वजह से नहीं उगती है। सहारा का जो डेजर्ट है वो हॉट डेजर्ट है, थार का जो डेजर्ट है वो हॉट डेजर्ट है। तो दोनों ही तरह के, यानी कोई भी ऐसे इलाके जो शुष्क हों, ठीक है, यानी यहाँ पे नमी की कमी हो, जल की कमी की वजह से जहाँ पे वनस्पति ना उग पाए, चाहे वो हॉट है एरिया है या कोल्ड एरिया है, कोई भी है, तो हम उसको क्या है, डेजर्ट बोलते हैं, ठीक है। एक तो ये बात समझने की थी कि डेजर्ट होता क्या है, ठीक है। तो डेजर्ट तो कहीं पे भी हो सकता है, ट्रॉपिकल क्षेत्रों में भी मैंने कहा कि कुछ ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, बारिश उतनी नहीं होती, तो जितना भी, अब ये बताओ कि गर्मी तो है और बारिश नहीं है, तो जो जितना भी जल मौजूद है वो जब गर्मी आएगी तो उसमें क्या हो, वाष्पीकृत हो जाता है, तो वापस मिलता नहीं, ठीक है। कोई एरिया है, ठीक है, मान लीजिए 35 या 40 डिग्री का जो है वहाँ पे टेम्परेचर रहता है, 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, टेम्परेचर तो हाई है, लेकिन बारिश आती नहीं है, तो जो धरातल पर जो नदी में, तालाब में और जो मिट्टी के अंदर जो जल है वो धीरे धीरे वाष्पीकृत हो जाएगा, ठीक है। तो यानी ट्रॉपिकल एरिया में भी हॉट डेजर्ट देखने को मिल सकते हैं, और दूसरा जो है मैंने बताया कि टेम्परेट जो क्षेत्र है वहाँ पे आपको कोल्ड डेजर्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। शीतोष्ण कटिबंध के अंदर क्या है, आपको कोल्ड डेजर्ट, वहाँ पे जो है ठंड की वजह से, वहाँ टेम्परेचर कम होने की वजह से जो भी जल मौजूद है वो बर्फ का रूप धारण कर लेता है, इस वजह से, यानी ट्रॉपिकल क्षेत्रों के जो डेजर्ट हैं वो एक तरह से हॉट डेजर्ट है, और टेम्परेट के जो डेजर्ट हैं वो एक तरह से आपके जो है कोल्ड डेजर्ट का काम करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग क्षेत्रों की, हॉट डेजर्ट के अंदर जो छोटी मोटी वनस्पति थोड़ी बहुत, ये तो होता नहीं कि बिल्कुल जीरो होती है,
भी 1%, 2%, 4%, कितने परसेंट जो है जो बारिश है कितने सेंटीमीटर है। किसी जगह पे मान लो डेजर्ट है लेकिन 20 सेंटीमीटर बारिश हो रही सालाना, किसी में 25 है, किसी में 10 है, किसी में 5 ही है। जैसे मैंने बताया था जो तुम्हारा अटाकामा डेजर्ट है उसमें बहुत ही कम बारिश है, बहुत ही, ये लगा लो लगभग सूखा, मतलब ये लगा लो कि 2, 4, 5 जो है डिग्री नहीं, मतलब 5, 4, 5 जो है सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा है। लेकिन जैसे अपना थार वाला है वहाँ पे मिल जाती है कि 20 सेंटीमीटर की जो है वार्षिक वर्षा, तो वहाँ पे कुछ वनस्पतियाँ मिल जाएंगी। ठीक है, तो यानी डेजर्ट के अंदर भी किसी डेजर्ट में थोड़ा ठीक ठाक मिल रही है। अभी जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे है, इस पैच में ठीक ठाक है, और कुल मिला के लगभग हर जगह है तो दूर दूर लेकिन देखने को मिल रहे हैं। तो छोटे छोटे भी हैं, दूर दूर हैं, उतने लंबे चौड़े नहीं हैं लेकिन फिर भी दिख रहे हैं। यहाँ पे देखो बीच में घास है, यानी छोटे पौधे की हाइट छोटी है लेकिन बीच में कुछ कुछ घासें हैं। तो जो अक्षेत्र जहाँ पे पौधे ना उगते हो तो घास को उगना थोड़ा सा आसान होता है, तो उन जगहों पे घासें मिल जाती हैं तरह तरह की। ठीक है, आपने ग्रासलैंड भी किया है ना, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, तो जहाँ पे वन नहीं मिलते तो वहाँ पे घास मिलती है। तो 2 तरह के घास के मैदान है वो हमने किए हैं। ये क्षेत्र हैं, अब देखो इसमें भी है, इसमें ठीक है, इनकी हाइट जो है कुल मिला के ठीक है, और इनके बीच की दूरी भी कुल मिला के मतलब ठीक है। तो वो एक डेजर्ट के अंदर वेजिटेशन कितनी सघन है या बिल्कुल कम है या ज़्यादा, वो थोड़ा सा किस पे डिपेंड करेगा, उस क्षेत्र में मिलने वाली स्पेसिफिक बारिश कितनी हो रही है, वर्षा कितनी है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये होगी। तो यहाँ पे ब्लंट होंगी, यानी बिल्कुल ब्लंट मतलब छोटी हाइट के पौधे मिलेंगे, घास मिलेंगी। तो यहाँ पे हम पौधे, यहाँ पे इनको पेड़ कहने की बजाय, खासकर ज़्यादातर जो हॉट डेजर्ट होते हैं तो इनमें जो वनस्पति मिलती हम उनको झाड़ी बोलते हैं, झाड़ियाँ। तो हम यहाँ पे प्रॉपर पेड़, सही ऊंचाई वाले जो पेड़ ना कह के हम कहेंगे कि यहाँ पे झाड़ियाँ मिलती हैं। ठीक है, तो झाड़ियाँ का मतलब क्या है, जिनकी हाइट कम है तो पौधे ही लेकिन उनकी हाइट कम है और वो कंटीले होते हैं, कांटों वाली जो है क्या बोलते हैं, जो वो वेजिटेशन होती है। ठीक है, तो जैसे ये सारी दिखाई दे रही हैं, तो ये प्रॉपर पेड़ नहीं है, एक विकसित पेड़ नहीं है, ये झाड़ियाँ हैं। और इनकी हाइट कम क्यों रही, क्योंकि इनके पास पर्याप्त मात्रा में जो है जो जल नहीं था। अब ये बताओ, कुछ बच्चों की हाइट ज़्यादा निकल जाती, कुछ ही कम, यानी जिनको पोषण कम मिलेगा तो उनकी हाइट कम रहेगी, जिनको अच्छा खासा पोषण मिलेगा उनकी हाइट ज़्यादा रहेगी। ठीक है, एक तो पेड़ के प्रकार पे डिपेंड करता है, यानी एक तो व्यक्ति के जीन्स पे डिपेंड करता है, दूसरा पोषण पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यही है। तो इनमें हम कहेंगे कि प्रॉपर वन तो नहीं मिलते, लेकिन जो वनस्पति मिलती है वो वनस्पति झाड़ी और छोटी मोटी घासों के रूप में जो है मिलती है। ठीक है, और ऐसी होंगी जो हीट रेजिस्टेंस होंगी, यानी जो हीट को झेल सकती हैं। टेम्परेचर तो इन क्षेत्रों में जैसे खासकर हॉट वाले हैं, टेम्परेचर को जो झेल सकते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर है, मतलब जल तो कम है लेकिन टेम्परेचर हाई है तो उसको वो झेल सकते हैं। ठीक है, तो हीट रेजिस्टेंस मतलब वेजिटेशन है, इस तरह के पौधों की प्रजातियां देखने को मिलती हैं। जैसे आपने देखा वह नागफनी का पौधा होता है, कितनी मोटी परत है। ठीक है, तो उसको वो अपने आप में उसके पत्ते तो हैं ही नहीं, वो मतलब जो उसका तना है, पत्ते हैं, सब एक तरह से है, और उसकी जो है ऊपर की परत है इतनी मोटी होती है, तो वो अपने अंदर से वाष्पीकरण, वो चिकनी होती है उसकी परत, तो अंदर उसके शरीर में जितना भी जल मौजूद है उस नागफनी के अंदर, तो वो बाहर जाने ही नहीं देता। ठीक है, तो ये उनकी अपना अनुकूलन की टैक्टिक्स हैं, तो इस तरह के जो पौधों की हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये हो गया हमारी डेजर्ट वेजिटेशन। अगर आप जैसे हरियाणा में जाओ, अगर आप लोगों को कभी, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करो। आप जैसे अपने पास आसपास के इलाके देखो, नेचुरल वेजिटेशन क्या है, अपने यहाँ पे कीकर मिलती है ना, कीकर मिल जाएंगी, कीकर में भी देसी होती हैं। जिन नक्षत्रों में ठीक ठीक बारिश होती है वहाँ देसी कीकर मिल जाएगी, जिन नक्षत्रों में और भी कम बारिश होती है वहाँ पे पहाड़ी कीकर मिलेगी। ठीक है, जैसे भाई कुछ नीम मिल रहा है, कुछ भाई जिन नक्षत्रों में ठीक बारिश होती है वहाँ पे आम भी मिल रहा है। तो जैसे जैसे तुम ड्रायर एरियाज में जाते हो, इस साइड है, अब मान लो जींद है, जींद मीडियम सा है, ना तो ज़्यादा है ना कम है। ठीक है, जींद से अपने उधर जाते हो, भाई फतेहाबाद है, हिसार है, सिरसा है,
आगे फिर उस साइड है रेवाड़ी महेंद्रगढ़, उस साइड जाते जाओगे तो मिट्टी में भी फर्क देखोगे, रेतीली मिट्टी होती जा रही है, पेड़ों की हाइट कम होती जा रही है, पेड़ों का धीरे धीरे प्रकार बदलता जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से अपना जींद से हम उस साइड चलते हैं, ठीक है, तो पश्चिम की तरफ चलते हैं, यमुना की तरफ चलते हैं, तो आप यह आपका पानीपत है, तो यहाँ पे ज़्यादा हरियाली आप यानी वही पेड़ का प्रकार वही है, नीम वही है या आम वही है, लेकिन वो ज़्यादा उसकी हाइट ज़्यादा होगी, ज़्यादा ग्रीन होगा, ठीक है। तो आप कुरुक्षेत्र साइड जाओ तो ये लगेगा कि आपको अंदर से ही लगेगा कि यहाँ पे ज़्यादा हरियाली है, ठीक है। अम्बाला जाओगे और ज़्यादा हरियाली, तो यानी वो उस पर डिपेंड करता है आपका टेम्परेचर, मतलब जो है किस टेम्परेचर जोन में हो। तो जब भी जाओ तो यानी एक हरियाणा के अंदर ही, क्योंकि टेम्परेचर एक तरह से बदल रहा है, मिट्टी एक तरह से बदल रही है, तो वेजिटेशन भी आपके देखते देखते ही बदल जाएगी, ठीक है। तो कोई भी लंबी यात्रा करो उसके दौरान वो चीज़ें आप है खुद से ही नोटिस कर सकते हो, ठीक है। तो ये वेजिटेशन का हो गया है मेरा। आप लोगों को किसी को इसमें से कुछ पूछना है तो बता सकते हैं, ठीक है। लंबरिंग पे अभी आएंगे। वेजिटेशन में से आपका इतना जो है 2 दिन की क्लास में जो कुछ भी सुना है उसमें से आपका कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है? नो मैम। तो लंबरिंग क्या होती है वो हमने देख लिया था। अब हम देखेंगे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अब मैंने सारे टाइप के फॉरेस्ट बता दिए, उन कुछ मुख्य मुख्य विशेषताएं और सारी चीज़ें मेरे ख्याल से एक कम ज़्यादा ना से एक, लेकिन मोटा अंदाजा आप लोगों के पास है, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं कि जो हमने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अलग तरह के होते हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट अलग होते हैं, और इसलिए जो ये लकड़ी काटने का जो ये काम है उसमें भी डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। इसलिए ये समझाने से पहले मैंने एक बार फॉरेस्ट के टाइप हैं वो मैंने बताना आप लोगों को थोड़ा सा ज़रूरी समझा। तो लंबरिंग पे आते हैं। तो लंबरिंग इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, तो जो उष्णकटिबंधीय वन है वहाँ पर जो एक व्यवसाय के तौर पे लंबरिंग की जो एक्टिविटी है उसकी क्या स्थिति है, कहाँ कहाँ पे मिलती है, कितनी मिलती है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे जो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर यूज ओनली फॉर प्रोक्योरिंग वुड्स फॉर फ्यूल सिंस एंशिएंट टाइम्स। अच्छा, इन वनों में से उष्णकटिबंधीय जो वन हैं वहाँ से जो लकड़ी मिलती है उनका ईंधन के रूप में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है प्राचीन काल से ही, ठीक है। तो ये तो सिंपल बेसिक यूज है कि लकड़ी का प्रयोग क्या है, ईंधन के रूप में, घर में खाना पकाने के लिए, आग जलाने के लिए या कुछ भी इस तरीके ईंधन के रूप में जो है वो प्रयोग किया जाता है प्राचीन काल से, शुरू से ही, ठीक है। ये तो है ही नहीं, ये तो नेचुरल, जो लोग वहाँ पे रहते हैं उन वनों में रहने वाले जो आदिवासी लोग हैं जो भी रहते हैं तो वो तो उन लकड़ियों का ईंधन के रूप में तो प्रयोग करेंगे ही, ठीक है। आगे, बट लंबरिंग इज नॉट कैरिड आउट ऑन कमर्शियल स्केल, ठीक है। ये तो स्थानीय प्रयोग हो गया ना, ये बेचने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये अपनी जो है आवश्यकता, ईंधन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ही इन वनों से लकड़ी काट रहे हैं उन क्षेत्रों में रहने वाले। लेकिन यहाँ पे कमर्शियल स्केल पे, व्यवसायिक तौर पर, यानी ये जो उष्णकटिबंधीय वन है वहां पे इन वनों का प्रयोग क्या है, व्यवसायिक तौर पर काट के बेचने के लिए नहीं किया जाता, ठीक है। बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं किया जाता है, लेकिन बहुत ही छोटे पैमाने पर, बड़े पैमाने पर नहीं किया जाता। क्यों? कारण क्या है? क्यों है? फिजिकल एंड इकोनॉमिकल डिफिकल्टीज इन हार्नेसिंग दीज फॉरेस्ट रिसोर्स। ये जो वन संसाधन हैं, ठीक है, इनका दोहन करने के लिए, इनका फायदा उठाने के लिए कई सारी बाधाएं हैं, ठीक है। तो कई सारी भौतिक बाधाएं हैं और कई सारी आर्थिक बाधाएं हैं। भौतिक बाधाओं में मैंने जैसे बता कि यहाँ पे एक ही साथ एक ही जगह पे अगर मान लो 20 प्रकार के वन मिल रहे हैं और आपको एक ही तरह के वन, एक ही तरह के पेड़ चाहिए, तो आपको बिल्कुल ढूंढना पड़ेगा, कोई कहीं पे है कोई कहीं पे, क्योंकि बहुत सारे तरह के पेड़ एक साथ हैं और आपको सिर्फ एक ही वेराइटी के पेड़ काटने हैं, तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये एक तरह की फिजिकल डिफिकल्टी है उनको काट। दूसरा, वो बहुत ही सघन वन है, उनके अंदर क्या है, रेल की है या ट्रांसपोर्टेशन की उतनी सुविधा नहीं है, तो उनके उन सघन वनों के अंदर जाना, उनको काटना, उनको ले, यानी फिजिकली जो वास्तविकता में जो भौतिक जो है बाधाएं तो ये हैं, ठीक है। उनको काटना मुश्किल है, लकड़ी भारी है, कठोर है,
काटने में ज़्यादा समय लगता है, प्रॉब्लम आती हैं, ठीक है। वन सघन है, वहाँ पे जो है यातायात के साधन नहीं हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम है। और जो वन भी अलग अलग तरह के हैं। अब रहेगी इकोनॉमिकल डिफिकल्टीज। इकोनॉमिक डिफिकल्टीज में क्या है कि आर्थिक तौर पे विवाद, अगर इनको काटा जाता है तो मनुष्य कोई भी आर्थिक क्रियाकलाप करता है तो वो लाभ के लिए करता है। अगर उस एक्टिविटी में लाभ ही ना हो, मान लीजिए आप दुकान खोल रहे हो, अगर आपको उस इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो दुकान चलाने में लाभ ही ना हो तो क्या आप उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को करोगे? उसमें फायदे के बजाय अगर नुकसान होता है तो क्या उस आर्थिक क्रियाकलाप को आप जारी रखोगे? नहीं, कुछ समय के लिए बेशक, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे लकड़ी काटी तो जा सकती है, लेकिन उसमें फायदा नहीं होता है, आर्थिक जो लाभ है उसमें नहीं मिलता है, क्योंकि खर्चा ज़्यादा आ जाएगा, डिफिकल्टी ज़्यादा आ गई। वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कैसे करोगे, ठीक है। और वो लकड़ी मतलब काट भी ली, उस लकड़ी की डिमांड भी कम है। ये कठोर लकड़ी है। ये कठोर लकड़ी का प्रयोग कुछ चीज़ों में तो होता है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ों में कठोर लकड़ी का प्रयोग नहीं होता है। कठोर लकड़ी का प्रयोग केवल उन्हीं जगहों पे होता है जहाँ पे कठोरता की ज़रूरत हो, मजबूती की ज़रूरत हो। जैसे कि मतलब घर बनाने में, ठीक है, आपका मतलब कोई पिलर है, इस तरह की, वहाँ पे भी लकड़ी की मजबूत होने की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन अगर जैसे फर्नीचर बनाना है, उसमें लकड़ी बेसिक सॉफ्ट, वहाँ पे किस चीज़ की ज़्यादा, कि उसको तराशने में आसानी हो, ठीक है। तो फर्नीचर को तो क्या है, आपको उसको तराशना है, आपको उसको गढ़ना है, उसके लिए क्या है, आपका क्या होना चाहिए, जो है वो लकड़ी है वो सॉफ्ट होनी चाहिए, तो उसको तराशना आसान होता है। तो इसीलिए ज़्यादातर जो काम होते हैं वो सॉफ्ट लकड़ी पर ही किए जाते हैं। तो इसीलिए, और ऊपर से फिर ये कोई कहीं पे है, कोई कहीं है, खर्चा उसमें ज़्यादा आ जाएगा और डिमांड उसकी उतनी है नहीं। और ये वाली लकड़ी सस्ती मिलती है, और जितनी भी ये लगा लो शीतोष्ण कटिबंध ये जो है वो लकड़ी महंगी बिकती है। तो इसलिए ये इकोनॉमिक, आर्थिक तौर पे भी जो है ये कोई जो है क्या कहेंगे कि हम ज़्यादा गेन्स दिलाने वाली, ज़्यादा लाभ दिलाने वाली एक्टिविटी यहाँ पे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कमर्शियल स्केल पे जो है केवल कुछ क्षेत्रों में ही ये की जाती है। अगर उष्णकटिबंध की बात करें तो नॉर्मली हमने कहा कि लोकल आदमी है उसका ईंधन के रूप में प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन अगर कमर्शियल की बात करें तो केवल कुछ इलाकों में ही की जाती है। वो कौन कौन से इलाके? जहाँ पे तटीय इलाके हैं, उष्णकटिबंध के अंदर जो तटीय इलाके हैं, या उष्णकटिबंध कोई नदी घाटी के इलाके हैं जहाँ पे नदियाँ हैं, उसके आसपास के वनों में इस तरह की एक्टिविटी कर लेते हैं। और डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, तो ज़्यादा जनसंख्या होने की वजह से डिमांड भी ज़्यादा होती है, ठीक है। दूसरा भी लेबर भी मिल जाती है, लोग ही कम होंगे तो इनको काटने के काम में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की और काफ़ी ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है। अगर पॉपुलेशन कम है, ठीक है, तो डिमांड भी कम होगी और दूसरा लेबर भी कम मिलेगी। लेकिन कोस्टल एरियाज में है तो कोस्टल एरियाज की जलवायु सम होती है, इस वजह से वहाँ पे जलवायु, तो यहाँ नहीं तो जैसे अमेजन के वन है वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, जलवायु बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो वहाँ पे तरह तरह के जो व्यक्ति हैं उनको बीमारियाँ भी हो जाती हैं। तो कोस्टल एरियाज की जलवायु ठीक होने की वजह से और पेड़ों की लकड़ी भी कंपेरेटिवली उतनी कठोर नहीं होगी, इस वजह से इन एरिया में, या फिर रिवर वैलीज। अब रिवर वैलीज का क्या फ़ायदा है, उन क्षेत्रों में कैसे करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच जाता है वहाँ पे। जैसे कि अमेजन की जो नदी है, आप देखते हैं ये नदी है अमेजन की, ठीक है, ये नदी है, और इस नदी के मान लीजिए चारों तरफ ये वन है इतने एरिया में। अब क्या करेंगे? मेन दिक्कत क्या है? ट्रांसपोर्टेशन की है, उसमें ही खर्चा इतना ज़्यादा आ जाएगा। इसके अंदर सड़कें ही नहीं बनाई जा सकती, खर्चा भी छोड़ो, बनाना ही मुश्किल है, सड़कें नहीं हो सकती, रेल मार्ग उतने नहीं हो सकते, तो क्या करेंगे? तो यहाँ से जो है पेड़ काटे, ठीक है, और सिर्फ नदी तक लेके चले गए और नदी में छोड़ देते हैं। वो आगे के जो फोटोज हैं उसमें मैं दिखाऊंगी आपको कैसे जो है लकड़ी को काटा जाता है, लकड़ी के जो गट्ठे हैं, लकड़ियों को, लकड़ी के हम कहेंगे लॉग्स जिसको बोलते हैं, यानी गट्ठे हैं, उनको आपस में बांध दिया जाता और इसमें तैरा देते, छोड़ देते। तो अब मान लीजिए यहाँ पे तट है, यहाँ पे ये नदी खत्म हो रही है, समुद्र का तट है, तो क्या है, मान लीजिए कोई शहर यहाँ पे है नदी के किनारे, कोई यहाँ शहर यहाँ पे है, तो नदी में छोड़ देते हैं और फिर नदी में अपने आप ही, यानी कोई खर्चा, अब नदी में तैराने में तो उनको कुछ भी खर्चा नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे
ठीक है। दूसरा, सड़क तो है ही नहीं उनके पास, क्या करेंगे, तो मतलब वो चाह कर भी मान ले खर्चे के भी छोड़ो, है ही नहीं, उपलब्धि नहीं। तो जिन क्षेत्रों में, जिन वनों के अंदर क्या है, नदी हो, तो उन रिवर वैलीज के एरिया में भी इस तरीके का जो है थोड़ी बहुत, उतने बड़े पैमाने पर ना सही, लेकिन फिर भी है जो है कुछ जो है बड़े पैमाने पर जो है जो आर्थिक गतिविधि के तौर पे लंबरिंग की जाती है। ठीक है, तो ये इसका रीज़न है कि इसमें इसको बहा देते हैं, या तो नदी हो, झील हो, यानी कोई भी वाटर बॉडी है तो उसका वो एक तरह से फ़ायदा उठा लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये देखने को किन किन नक्षत्रों में मिलता है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, ये देश देख लेना तुम, आगे के उसमें मैं भी बता दूंगी, अभी टाइम थोड़ा है नेक्स्ट उसमें, बाकी खुद से मैंने कहा कि खुद से प्रैक्टिस किया करो। अफ्रीका के बीच में एक जो है देश है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, यानी मध्य अफ्रीकी गणराज्य। कैमरून नाम का देश है, कोंगो है, डीआरसी कोंगो था जैसे पहले वाले जो उनमें भी मैंने बताया था, रिपब्लिक ऑफ कोंगो। ठीक है, डीआरसी कोंगो है, एक रिपब्लिक ऑफ कोंगो है, जहाँ पे जैसे अमेजन के वन मिलते हैं ना, जैसे हमने स्थानांतरित कृषि करी थी तब। ठीक है, तो यहाँ पर भी वो वन मिलते हैं, जो भूमध्य रेखीय वर्षा वन जो हैं इन क्षेत्रों में मिलते हैं। उसके साथ है गैबन है, ये उसके साथ में जो तट के साथ है, यानी अफ्रीका का पश्चिमी तट पर, और कोस्टल फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न, यानी अफ्रीका का जो पश्चिमी किनारा है, अफ्रीका का जो है पश्चिमी किनारे पर इस तरह के, और यहाँ पर किस तरह के वन मिलते हैं, यानी अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका के बीच में इस एरिया में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कैमरून, कोंगो, इन देशों में क्या है, ये भूमध्य रेखीय वर्षा वन मिलते हैं यहाँ पे, इसलिए इन नक्षत्रों में जो है, और ये यहाँ पे कोंगो नाम की रिवर, यहाँ पे रिवर भी हैं, तो उन रिवर्स के जरिए जो है यहाँ लंबरिंग की एक्टिविटी की जाती है। ठीक है, और उसके अलावा कोस्टल एरिया के जरिए भी ट्रांसपोर्टेशन करना आसान होता है। देखो जैसे कि ये कोस्ट है, एक शहर आपका यहाँ पे है, एक शहर यहाँ पे है, आपने वनों को काटा, यहाँ से वनों को काटा, यहाँ पे वन है, और आपको यहाँ पे काट के यहाँ से समुद्र के रास्ते से इनको यहाँ से यहाँ पहुँचाना। ठीक है, इनके अंदर से तो मुश्किल हो जाता, लेकिन क्या है, समुद्र के रास्ते से इनका यातायात करना, परिवहन करना जो है वो आसान हो जाता है। ठीक है, तो एक तो अफ्रीका हो गया, पश्चिमी अफ्रीका और मध्य अफ्रीका के वो एरिया जहाँ पर भूमध्य रेखीय वर्षा वन मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फिर महोगनी के जो फॉरेस्ट मिलते हैं, महोगनी नाम के ट्री, मैंने कहा था आप लोगों ने पता नहीं किया कि नहीं किया वो एक्सरसाइज, जो ट्री हैं महोगनी नाम के जो वृक्ष हैं वो मिलते हैं इस एरिया में। उसके अलावा इंडिया, यानी इंडिया का कौन सा हिस्सा, इंडिया का जो नीचे है, कर्क रेखा से नीचे वाला, कर्क रेखा का पता होगा बीचों बीच जाती है जो, तो कर्क रेखा से दक्षिण की तरफ का जो हिस्सा है वो उष्णकटिबंध में आता है, और 23 डिग्री कर्क रेखा से ऊपर वाला जो है वो शीतोष्ण कटिबंध में आता है। तो नीचे वाला आधा इंडिया है वो उष्णकटिबंध में पड़ता है, और नॉर्थ इंडिया, उत्तर जो भारत है वो है 23 से ऊपर वाला जो एरिया है वो शीतोष्ण में पड़ता है। तो यहाँ पे हम सिर्फ उष्णकटिबंध की बात कर रहे हैं, यानी दक्षिण भारत के जो वन उनमें, तो इंडिया के यानी जो दक्षिण भारत के जो वन है, और जैसे कि केरल वगैरह में है काफ़ी सारा जो सघन वन है, वर्षा वन है, वहाँ पे भी बहुत बारिश होती है। तो उसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया के फॉरेस्ट, साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, म्यांमार हो गया, बहुत म्यांमार की जो इकोनॉमी है उसमें जो है फॉरेस्ट्री है, जो वन है वो लकड़ी काटना बड़े पैमाने पर निर्यात करते हैं। तो खासकर जैसे म्यांमार है, थाईलैंड है, ठीक है, ये वियतनाम है, ये दक्षिण पूर्वी एशिया के ये जो देश हैं, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, तो यहाँ पर जो जलवायु है भूमध्य रेखीय वर्षावन मिलते हैं, और बहुत सघन, इनमें जो थाईलैंड वगैरह है यहाँ पे मानसूनी वर्षा है, तो यहाँ पे भी अच्छे खासे जो सघन वन मिलते हैं। तो इन क्षेत्रों में भी इस तरह के जो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर लंबरिंग की एक्टिविटी कुछ जो पैमाने पर देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे मिलने वाले मुख्य वृक्ष क्या हैं, यानी अगर अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो महोगनी जो है ट्री,
उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में महोगनी जो ट्री है वो काफ़ी प्रमुख है। और अगर जो दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया की बात करें तो सागौन का जो वृक्ष है तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे हम नॉर्मल भाषा में साल के जो पेड़ होते हैं, सागवान के जो पेड़ होते हैं, तो वो जो पेड़ हैं काफ़ी मजबूत होते हैं और ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में आते हैं खासकर। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनों का एक प्रमुख प्रकार है साल और सागवान के पेड़। ठीक है, तो ये हो गया लंबरिंग होगी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। और टेम्परेट में हम नेक्स्ट अपनी जो क्लास है कल में कर लेंगे और ये अपना चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो लंबरिंग जो है टेम्परेट उनकी हम कल कर लेंगे। ठीक है, आज वाले में से किसी का कुछ हो तो